हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। क्लास 7 का मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था साइंस से, और आज सेकंड चैप्टर जो प्राणियों के बारे में है, उनके पोषण के बारे में, डाइजेशन के बारे में है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो पर लेकर हम आए हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सी ग्रंथि पाचक रस स्रावित करती है? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या सभी? इसका कहने का अर्थ है कि शरीर के अंदर कई ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों में पाचक रस किससे स्रावित होता है? तो कई ग्रंथियां होती हैं और कई ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होता है। यहाँ पर जैसे अगर हम लाला ग्रंथि की बात करते हैं तो इससे भी पाचक रस स्रावित होता है। पाचक रस क्या होता है? हमारे जो हम भोजन करते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचक रस। उसकी सहायता से डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। तो लाला ग्रंथि भी पाचक रस स्रावित करती है। यकृत के द्वारा भी पाचक रस स्रावित होता है। अग्नाशय के द्वारा भी पाचक रस स्रावित होता है। इसका अर्थ है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? अगर हम बड़ी आंत की लंबाई की बात करें, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 2.5 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न, स्टारफिश के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। ए, ये कठोर कवच वाले जंतु को खाते हैं। दूसरा, ये जंतु के कवच को बाहर निकाल कर खाते हैं। 2 पॉइंट है जो स्टारफिश के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट ये हमसे कह रहा है कि ये कठोर कवच वाले जंतु को खाते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। स्टारफिश जो होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कवच वाले जो जंतु होते हैं, कठोर कवच वाले, उनका ये भक्षण करते हैं, तो ये राइट है। दूसरा है, ये जंतु के कवच को बाहर निकाल कर खाते हैं, तो ये भी सही है। ये जो उनके बाहरी आवरण, जो बाहरी कवच होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के पश्चात उसके अंदर की जो मटेरियल होते हैं उसका वो भक्षण करते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सा चरण पोषण के अंतर्गत नहीं आता है? जो हमारा पोषण प्रक्रिया होती है, कहने का अर्थ है कि पोषण की प्रक्रिया जो होती है, उस पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सा चरण नहीं आता है? पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण या चौथा शोषण। तो देखिए, अंतग्रहण जो होता है वो पोषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाचन भी पोषण के अंतर्गत आता है, अवशोषण भी पोषण के अंतर्गत आता है, शोषण पोषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि शोषण पोषण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अमीनो अम्ल में बदलता है? अच्छा क्वेश्चन है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कोई नहीं? तो इसमें बेसिक थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि वसा जो होता है वो किस में बदलता है। देखिए, वसा की अगर हम बात करें तो वसा मुख्यतः किस में बदलता है? वसा अम्ल में बदलता है, और प्लस ग्लिसरॉल में भी ये बदलता है। ये याद रखेंगे कि वसा अम्ल वसा और ग्लिसरॉल दोनों में बदलता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में होता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो प्रोटीन बदलता है। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाचन तंत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर गलत कथन की बात किया जा रहा है, सही कथन की बात नहीं हो रही है। पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल में बदलता है। दूसरा, आमाशय पाचक रस स्रावित करता है। देखिए, अगर पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल में बदलता है, तो ये पूर्णतः गलत है। पाचक रस का काम सरल पदार्थ को जटिल में नहीं बल्कि जटिल पदार्थ को सरल रूप में बदलना होता है। अरे हम जो भोजन करते हैं तो वो जटिल रूप से ही करते हैं ना।
तो हमारे शरीर के अंदर जो पाचक रस स्त्रवित होता है वो हमारे भोजन के साथ जाकर मिलता है और मिलने के फलस्वरूप उसे तोड़ने की कोशिश करता है, सरल रूप में तोड़ने की, विखंडन करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर जो पहला है वो पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल में बिल्कुल नहीं बदलता है, वो जटिल को सरल में बदलता है, ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आमाशय पाचक रस स्त्रवित करता है। बिल्कुल, अभी हम लोग देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही शायद था कि लाला ग्रंथि जो होता है, आमाशय भी होता है, यकृत भी होता है, वो सब क्या करते हैं, पाचक रस ही तो स्त्रवित करते हैं। तो आमाशय भी पाचक रस स्त्रवित करता है। इसका मतलब केवल 2 सही है और गलत कथन की मांग किया जा रहा है, तो एक गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, केवल एक इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। घास में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी ग्लूकोज, सी सेल्यूलोज या डी प्रोटीन। देखिए, अगर घास की बात करते हैं तो आप एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे कि घास को आहार के रूप में केवल पशु ही उपयोग में लाते हैं। मनुष्य मतलब आहार के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है और सेल्यूलोज के अत्यधिक मात्रा होने के कारण मनुष्य उसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नोट करेंगे कि घास में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? आमाशय में, क्षुद्रांत में, सी मुख में या डी बृहदांत्र में। देखिए, आमाशय और मुख तो आप समझ रहे होंगे। क्षुद्रांत क्या होता है? छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है, याद रखेंगे। छोटी आंत जो होती है उसको क्षुद्रांत कहा जाता है और बृहदांत बड़ी आंत को कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप। बड़ी आंत को बृहदांत कहा जाता है। तो वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में सही कथन का चयन करें। पहला है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, यकृत पित्तरस स्त्रवित नहीं करती है। तीसरा, पित्तरस वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल सही है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, यकृत पित्तरस स्त्रवित नहीं करती है, ये पूर्णतः गलत है। इससे पहले भी हम अभी बेसिक में डिस्कस किए थे कि यकृत पित्तरस स्त्रवित करती है, तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। तीसरा है, पित्तरस वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है, ये बिल्कुल सही है। वसा के पाचन में पित्तरस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? जल का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? ए आमाशय, बी ग्रशिका, सी क्षुद्रांत और डी बृहदांत्र। अगर हम जल के अवशोषण की बात करते हैं तो जल का अवशोषण बृहदांत्र में होता है, अर्थात बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 11। और उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आजकल आपकी तरफ से बूस्टर जो है बहुत कम मिल रहा है और बूस्टर कम मिलने के कारण मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है। तो हमारी एनर्जी को थोड़ा सा ग्रोथ करें आप लोग और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत में, बी मुख गुहिका, सी बृहदांत्र या डी आमाशय। अगर हम भोजन के कंप्लीट डाइजेशन की बात करते हैं तो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? देखिए, भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में होता है, अर्थात क्षुद्रांत में होता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि क्षुद्रांत छोटी आंत होती है, बृहदांत क्या होती है, बड़ी आंत होती है। तो क्षुद्रांत में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रूमिनेंट के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। अगर रूमिनेंट की बात करते हैं, रूमिनेंट क्या होता है? आप देखे होंगे कि जानवरों में, गाय भैंस वगैरह में आप अक्सर देखे होंगे कि उनमें एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है कि जब वो भोजन करते हैं
तो भोजन करने के फलस्वरूप जैसे हम भोजन करते हैं तो जैसे ही हमने अपने मुंह में भोजन को डाला तो उसको च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं। कंप्लीट चबाने के बाद ही हम उसको अपने अंदर की ओर लाते हैं, और एक बार जब अंदर की ओर चला जाता है, हमारे स्टमच में चला जाता है, तो फिर से पूर्णतः वो बाहर नहीं निकलता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, जैसे गाय बैल भैंस वगैरह की बात करते हैं, तो जानवरों में खास करके ये होता है, देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब वो घास खाते हैं या जो भी उनके खाने की चीज़ें होती है, आहार होता है, वो लगातार तेज़ी से खाते जाते हैं। वहाँ पर वो च्यूइंग नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। वो कंप्लीट एक बार क्या करते हैं, अपने भोजन को अपने स्टमच में ले लेते हैं, और जो स्टमच में लेते हैं वहाँ पर जहाँ पर एक कह सकते हैं कि रूमिनेंट होता है, उसी रूमिनेंट में जाकर भोजन क्या होता है, संग्रह हो जाता है। अब क्या होता है कि वो बैठते हैं जब आराम से, तो धीरे धीरे भोजन को निकालते हैं, फिर मुंह पे लाते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर लाते हैं मुंह पर, और फिर मुंह पर लाने के बाद उसको फिर से च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं। तो ये रूमिनेंट जो प्रोसेस होता है वो गाय बैल भैंसों में ही होता है, जानवरों में ही होता है, मनुष्य में या और बहुत सारे जानवर उनमें भी नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनमें रूमिनेंट की खास जो कहते हैं डाइजेशन सिस्टम होता है रूमिनेंट में, ठीक है। और इस रूमिनेंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आमाशय जो होता है इनका, वो 4 भागों में बटा होता है। तो जैसे पहला है कि रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, तो ये बिल्कुल राइट है कि रूमिनेंट जो होता है वो आमाशय के 4 भागों में बटा होता है। दूसरा है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, बिल्कुल सही है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, और आंशिक पाचन के फलस्वरूप वो पहले कह सकते हैं कि फर्स्ट आमाशय में, प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, इस तरह से होता है। तो प्रथम आमाशय में आता है, थोड़ा सा आंशिक होता है। प्रथम आमाशय में मतलब आंशिक पाचन कहाँ पर होता है, प्रथम आमाशय में होता है। उसके बाद फिर बाकी की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों ही राइट है, 1 और 2। इसका मतलब कि सी आंसर राइट होगा, 1 और 2 रूमिनेंट के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव में पाचन का सही कर्म क्या होगा? मुख गुहिका, ग्रासनली, क्षुद्रांत, बृहदांत, आमाशय। दूसरा है मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, बृहदांत या क्षुद्रांत। तीसरा है मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत या बृहदांत। इसका मतलब है कि पाचन की शुरुआत से लेकर लास्ट फाइनल स्टेज तक पाचन किस किस प्रोसेस से, किस किस क्रिया के द्वारा कंप्लीट होता है। तो देखिए, तीनों में एक कॉमन है कि मुख गुहिका और ग्रासनली तीनों में राइट है, क्योंकि पहले हम मुंह में डालते हैं, उसके बाद ये हमारी ग्रासनली पर जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, ग्रासनली के बाद ये आमाशय में जाएगा, तो ये तो क्षुद्रांत है, ये तो पहले ही कट हो गया। अब इन दोनों में समझिए, मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, ये ठीक है। तीसरा कंप्लीट, चौथा के बाद बृहदांत और क्षुद्रांत में, तो भोजन का जो डाइजेशन होता है पहले छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत, बृहदांत, मतलब सी नंबर, मुख गुहिका, उसके बाद ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से क्षुद्रांत, क्षुद्रांत से बृहदांत जाता है, और बृहदांत से फिर आपका एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये कंप्लीट भोजन का पाचन का जो प्रोसेस है, ये राइट होगा, सी नंबर। अगला है, अमीबा के संबंध में सही कथन का चयन करें। ये जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, अमीबा अपना आकृति और स्थिति बदलते रहता है। पहली बात तो ये राइट है कि ये एक कोशिकीय जीव है और ये जलाशय में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरा है, अमीबा अपनी आकृति और स्थिति बदलते रहता है, बिल्कुल सही है। अमीबा अपनी आकृति भी बदलता है और अपनी स्थिति भी निरंतरन बदलते रहता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब 1 और 2 सही होगा। तो आज के वीडियो में जितने एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसको मैंने सेलेक्ट किया बेसिक के साथ। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।